हेलो एवरीवन, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के एमसीक्यू पढ़ेंगे और ये एमसीक्यू एग्जाम्स में आते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है द स्पिरिट ऑफ द लॉज वाज रिटन बाय। स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू, रोजियो, जीन पॉल मराट या फिर जॉन लॉक? द राइट आंसर इज मॉन्टेस्क्यू। आप याद कर लो, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, कभी भी देखो द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू, बस ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो दिमाग में। लॉज की बात आए, स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द बुक टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट वाज रिटन बाय, है ना। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट की दो ट्रीटाइजेस की बात की जा रही है, तो ऑप्शन है रोजियो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स। तो अगर आपका टू ट्रीटाइजेस आता है तो इसके अंदर जॉन लॉक, ये लॉक लगाने वाले जो व्यक्ति हैं इनका आप जो है याद कर लो, जॉन लॉक, ठीक है, टू ट्रीटाइजेस। अगला क्वेश्चन देखो, हु एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट? किस व्यक्ति ने, डार्विन, स्पेंसर, रोजियो और मॉन्टेस्क्यू, इनमें से किसने कहा था कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में क्या होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसका आंसर है रोजियो, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर है रोजियो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आए, रोजियो, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेस्टाइल? आपको पता है बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन था। सो देखो ये नीचे जो बातें हैं कौन सी सही हैं? पहला, इट वाज अ फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस। सेकेंड, इट सिंबलाइज डिस्पोटिक पावर्स ऑफ फ्रांस या फ्रेंच किंग। थर्ड है, फ्रेंच कॉमन मैन यूज टू हेट बेस्टिल। ये तो तीनों बातें सही हैं। फोर्ट्रेस प्रिजन इसको कहते थे, डिस्पोटिक पावर का प्रतीक था, निरंकुश शासन का, और फ्रांस के जो लोग थे वो बेस्टाइल को हेट करते थे। ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज है। ये क्वेश्चन है, विच स्टेट इन फ्रांस वर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग हैवी टैक्सेस इन द 18th सेंचुरी फ्रांस? इसका मतलब है कि नीचे दिए जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से स्टेट्स थे जिनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, टैक्स पे करने से उनको छूट दी गई थी। तो पहला ऑप्शन है द फर्स्ट स्टेट, सेकंड ऑप्शन है द सेकंड स्टेट, और ऑप्शन सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। इसके बाद है ऑप्शन डी, द थर्ड स्टेट। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि थर्ड स्टेट जो था वो टैक्स पे करता था, फर्स्ट स्टेट जो था वो टैक्स पे नहीं करता था, और जो सेकंड स्टेट था नोबिलिटी, वो भी टैक्स पे नहीं करता था। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो ऑप्शन मिला के बनता है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, सही है। अगला है, देखो ये सीबीएसई 2010 में ये क्वेश्चन आया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द फॉल ऑफ बेस्टाइल टुक प्लेस ऑन। बहुत इजी क्वेश्चन है। बेस्टाइल जो था वो कब तोड़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 14 जुलाई 1789। देखो 1789 तो ईयर था, ये याद कर लो। सेकेंड ऑप्शन है 20 जून, थर्ड ऑप्शन है 4 अगस्त और फिफ्थ है 5 मई। राइट आंसर ए, 14 जुलाई 1789 बिल्कुल याद कर लो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत पूछता है, यही आंसर रहेगा। बेस्टाइल का स्टॉर्मिंग पूछता है, तब भी यही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टीथेज? इसके ऑप्शंस हैं अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च, डायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द स्टेट, द टैक्स लिवाइड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आपको याद रखना है, टीथे कहीं भी आए तो वो सीधा सीधा उसका चर्च से कनेक्शन है। जो 10वां भाग होता था प्रोडक्शन का वो चर्च को दिया जाता था। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड ग्रेन? मतलब जो फूड ग्रेन्स थे, जो खाने पीने का अनाज था, वो उसकी डिमांड क्यों बढ़ी फ्रांस में 1715 से लेके 1789? ये एक पर्टिकुलर लाइन दी हुई है बुक में भी, और आप देखेंगे इसको क्लियर लिखा हुआ है। इसका आंसर है, ये हमेशा याद रखो, पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना।
हाई राइज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दीज ईयर्स? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, बुक में लिखा हुआ भी है प्रॉपरली कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से वहाँ पर ग्रेन की डिमांड बढ़ी, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो अरेबल लैंड था उसमें इजाफा नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हुआ। फिर ब्रेड के चक्कर में क्या हुआ, लूट वगैरह हुआ, दुकानों को तोड़ा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन? सबसे आसान सवाल। जैकोबिन क्लब था और जैकोबिन क्लब को चलाने वाला मैक्समिलियन रॉबस्पियर था, जो गुलोटीन मशीन से काट दिया करता था। तो आपको याद ही है, रॉबस्पियर साहब थे जिन्होंने रेन ऑफ टेरर, आतंक का काल चलाया था 1793 से 1794 तक, है ना। तो जैकोबिन कहीं भी आए, रॉबस्पियर है तो सीधे लगाओ। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड प्रिविलेज्ड क्लास? प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकार किसके पास थे? फर्स्ट, क्लर्जी और पीजेंट। बेचारे क्लर्जी तो ठीक है, क्लर्जी चर्च के लोग थे, पीजेंट के पास विशेष अधिकार बिल्कुल नहीं थे। अगला है, पीजेंट और नोबिलिटी। पीजेंट जहाँ पे आ जाए वो ऑप्शन है ही नहीं। फर्स्ट और थर्ड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट तो ठीक है, लेकिन थर्ड एस्टेट के पास थे क्या? फर्स्ट एस्टेट तो क्लर्जी हो गया, थर्ड एस्टेट बेचारे पीजेंट, फार्मर, बिजनेसमैन जो भी थे, ट्रेडर। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लर्जी और नोबिलिटी को ही प्रिविलेज्ड प्राप्त थे, वो टैक्स पे नहीं करते थे और पीजेंट और फार्मर्स और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। अगला क्वेश्चन है, 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू? 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी, फ्रांस की जो सोसाइटी थी, क्या वो कास्ट में डिवाइडेड थी? ऑप्शन है नहीं। क्या वो 4 स्टेट्स में डिवाइडेड थी? नहीं। क्या वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी? ऑफ कोर्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, स्टेट्स में डिवाइडेड। इसको एस्टेट ही बोलते हैं, स्टेट नहीं बोलते, ES है, एस्टेट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बेस्टाइल सिंबलाइज? बेस्टाइल किस चीज का प्रतीक था? बेनेवोलेंस ऑफ द किंग, सेकंड डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, नेक्स्ट है आर्म्ड माइट ऑफ फ्रांस, प्रेस्टीज एंड पावर। तो डिस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, मतलब कोई अंकुश नहीं लगा सकता, जो मर्जी। राजा ने कहा ये सामने से जा रहा है, एक काम करो इसको लेके आओ, इसको फांसी देनी है, आज इसी का दिन है ना। तो राजा जो था वो जिसका मर्जी हैप्पी बर्थडे मना देता था और जिसका मर्जी हैप्पी, समझ गया ना। तो डिस्पोटिक पावर थी, जिसको मर्जी जेल में डाल दिया, कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, इसको अंदर डालो, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब। तो इसका सही आंसर है डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। और बेस्टाइल के साथ ये चीज़ क्यों जुड़ी थी? क्योंकि बेस्टाइल में ही डलवाता था, इसको डालो बेस्टाइल में, है ना। तो बेस्टाइल, बेस्टील, जो भी आप बोलते हो। अगला है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? देखो ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल अकर मतलब कब हुआ। तो स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल आपको याद रखना है 14 जुलाई 1789। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट? कौन इन फॉलोइंग लोगों में से वो कौन सा ग्रुप था जिसको लगता था कि जो भी प्रिविलेज किसी को भी मिले या जो भी पोजीशन किसी को मिले, जो भी स्टेटस किसी को मिले, वो मेरिट के बेस पे होना चाहिए, किसी की नॉलेज के बेस पे होना चाहिए, किसी को कितनी नॉलेज है उस बेस पे होना चाहिए। तो ऐसा सोचता था मिडिल क्लास। ऑप्शन ए इज 100% राइट। अगला है क्वेश्चन, वेयर डिड द थर्ड एस्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली? थर्ड एस्टेट जो था वो कहाँ बना और उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली अनाउंस की? उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, किंग के पावर को लिमिट कर देंगे। तो इसका ऑप्शन है क्या हॉल ऑफ मिरर, बी उसको दिया होगा? नहीं। फिरोज शाह ग्राउंड दिल्ली में है, विंटर पैलेस? नहीं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, इंडोर टेनिस कोर्ट में, जिसको हम बुक में पढ़ते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ मतलब शपथ, टेनिस कोर्ट में ये शपथ ली गई थी। वो इंडोर था, मतलब अंदर था, घर महल के अंदर था।
महल के अंदर तो था ही, साथ में और क्या था कि वो कवर्ड था, समझते हो, इंडोर, जैसे इंडोर गेम्स होते हैं कैरम वगैरह हम लोग इन द रूम, इनसाइड द रूम खेलते हैं, तो ये टेनिस कोर्ट इंडोर था, आउटडोर नहीं था, ग्राउंड में नहीं था। सो अगला बात करते हैं, द स्टेट्स जनरल वाई लास्ट कन्वेंड इन। देखो इस समय तो हुआ ही था ये स्टेट्स जनरल का मीटिंग, लेकिन लास्ट टाइम हुआ था 1614 में, आपको याद रखना है ये ऑप्शन बिल्कुल। देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि एमसीक्यू में क्या करता है, आपको घुमाता है। जैसे पहले यहाँ पे 1614 दिया हुआ है, फिर 1416 उसी को घुमाया हुआ है, फिर 1641, मतलब ये 4 डिजिट के को इधर उधर घुमाया जा रहा है। तो आप याद कर लो 1614 1614 है ना। अगला है, वोटिंग इन द एस्टेट्स जनरल वाज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो वोटिंग हुए एस्टेट्स जनरल में, मतलब एस्टेट्स जनरल में जो वोट डाले गए वो किस प्रिंसिपल पे हुए, क्या उनका लाइक बेस था, क्या उनका सिस्टम था, लॉ था। ईच मेंबर वन वोट था, नहीं, ये तो डिमांड किया जा रहा था कि ईच मेंबर वन वोट दो, वन पर्सन वन वोट दो। मेल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी मेल को आज़ादी थी वोट डालने की, नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, मतलब सभी एक पर्टिकुलर एज के ऊपर सभी मेल फीमेल सभी को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन था, नहीं। अगला है एस्टेट्स जनरल। एस्टेट्स जनरल के ही प्रिंसिपल पर था वन एस्टेट वन वोट वन वैल्यू। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस, मतलब इंडिया की पॉलिटिकल बॉडी पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा राज्यसभा है, इसी तरह से अमेरिका की बॉडी सीनेट है, तो फ्रांस की बॉडी क्या थी, ड्यूमा, ये तो शायद रसिया की थी। रेस्टैग जर्मनी की, लोकसभा आपके इंडिया की है, और एस्टेट्स जनरल जो है वो कहाँ की है, वो है आपके कहाँ की है बताओ, फ्रांस की। अगला है 18, अ ब्रोकन चेन सिंबलाइज्ड। ब्रोकन चेन याद है, बुक में दिया हुआ था। ब्रोकन चेन आपने अगर पढ़ा होगा, जो 2 प्रिंटेड पेजेस थे जिसके ऊपर सेप्टर, ब्रोकन चेंज, विंग्ड वुमेन, ये सारी चीज़ें थी। ये देखो ये वाला पेज, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोकन चेन दिख रहा है। तो ब्रोकन चेन जो था, पहला है चेन्स यूज टू फेटर स्लैब, स्लेब को बांधने वाला, नहीं। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, बिल्कुल नहीं। रॉयल पावर, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन सही है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब ब्रोकन चेन मतलब टूट गई चेन, तो अब क्या, चेन टूटेगी तो लोग आज़ाद होंगे। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ब्रोकन चेन का एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। अगला क्वेश्चन है, द विंग्ड वुमेन पर्सनिफाइड फर्स्ट नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, वो तो ब्लू व्हाइट रेड थे। एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, वो तो ब्रोकन चेन्स था। पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये हो सकता है। अगला है डी, रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, ये तो ट्रायंगुलर जो ट्रायंगल था उसके अंदर आई बना हुआ था, उसका ऑप्शन डी है। तो विंग्ड वुमेन जो थी वो पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ थी, उनको कानून की देवी के रूप में बनाया गया था, ऑप्शन सी सही है। अगला है नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, इसको एक शब्द में याद कर लो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मर्सेले जो था, MARSELLES, है ना। तो नेशनल एंथम है ना, जैसे हमारा इंडिया में है, तो नेशनल एंथम जो है वो क्या था, मर्सेले। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, बस यहीं तक मतलब रखो कि नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस जो थे वो क्या थे। नेशनल लेवल पे जैसे हमारा ट्राई कलर है तिरंगा, तो नेशनल कलर जो थे वो फ्रांस के क्या थे। तो इसका सही आंसर है ब्लू, व्हाइट और रेड, आपको याद रखना है, ब्लू व्हाइट रेड, जो फ्रांस का फ्लैग भी है ना। तो इसको याद कर लो, बाकी सारा भूल जाओ, ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड याद रखना है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइज्ड इटर्निटी। इटर्निटी भी आपके बुक में था, इटर्निटी का मतलब लाइक इनफाइनाइट, कभी ख़त्म नहीं होना। तो इसका जो सही ऑप्शन है सेप्टर, बिल्कुल नहीं, ये तो रॉयल पावर का प्रतीक था। आई विद इन अ ट्रायंगल, ये मैंने आपको बताया ही, ये नॉलेज का था। और लॉ टैबलेट, वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लिखा हुआ था इसके ऊपर। अगला है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, 21 का क्या है, डी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फैक्टर इन द राइज ऑफ नेपोलियन, क्या कारण था या क्या फैक्टर रहा जिससे नेपोलियन अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाया, उसका राइज हुआ।
फॉल ऑफ द जैकोबिन बिल्कुल भी नहीं, 1794 के बाद नेपोलियन उस समय तो जनरल था। इसके बाद है रॉबस्पियर रेन ऑफ टेरर, मतलब 1793 से 94, बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी, हाँ डायरेक्टरी जो था वो लड़ता रहता था आपस में, 5 लोगों की जो डायरेक्टरी थी ना वो आपस में झगड़ा करता रहता था और एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, जिसका फ़ायदा उठा के नेपोलियन ने कंसुलेट की इस्टेब्लिशमेंट किया था। फर्स्ट कंसल, सेकंड कंसल, थर्ड कंसल, जिसके अंदर वो फर्स्ट कंसल खुद बना था। और उसके बाद उसने डायरेक्ट कंसुलेट बाकी दोनों को हटा के खुद बोला कि भैया अब तो मैं ही एम्पेरर हूँ। अगला क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वर नोन एज कंजर्वेटिव, नो, रिवोल्यूशनरीज, नो, टेररिस्ट, नो, ऑप्शन डी सैन क्लॉड्स, बिल्कुल सही है। स्ट्राइप्ड ट्राउज़र और स्कर्ट आपने बुक में देखी होगी, आपको याद होगा, उसी कपल को सैन क्लॉड्स कहा करते थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट डिड द रेड कैप वोन बाई, अब सैन क्लॉड्स जो रेड कैप पहनते थे वो क्या सिंबलाइज करता था, क्या मतलब था उसका? क्या उसका मतलब लिबर्टी था, क्या उसका मतलब ब्रदरहुड था, क्या उसका मतलब लव था, या क्या मतलब उसका इक्वालिटी था? तो इसका ए ऑप्शन है लिबर्टी, आज़ादी। रेड कैप का मतलब था आज़ादी, बंधनों से आज़ादी। अगला क्वेश्चन होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रांस द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सेलिस सैंग द मर्सेलिस अ पैट्रियोटिक सॉन्ग व्हेन दे मार्च इनटू पेरिस, हु कंपोज दिस। देखो इतना लंबा क्वेश्चन पूछ दिया, कुल मिला के पूछने का मतलब है कि मर्सेले जो था उसको किसने कंपोज किया था, किसने बनाया था? इसका सही आंसर है रॉजर डी आइल, ठीक है, एल साइलेंट है, रॉजर डी आइल आपको याद रखना है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट चार्जेस वाई लुई 16 गुलोटीन्ड। इसका एक ही कारण था कि लुई 16 पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह, देशद्रोह, क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया को कहा था, जहाँ से उसकी प्रिंसेस थी, कि मेरे देश पे, फ्रांस पे आक्रमण करो और दोबारा से यहाँ पे मोनार्की इस्टेब्लिश करने में मेरी मदद करो। और ये लोगों को पता चल गया था, लोगों ने उसको पकड़ा और हलाकू कर दिया, मतलब गुलोटीन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, द टैक्स टीथे वाज कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेंच पीजेंट्स। मैंने आपको कहा था टीथे जब भी आए ना तो वो चर्च से रिलेटेड है और वो 10% होता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे 10% की बात तो की नहीं जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है चर्च लेता था, एम्पेरर लेता था, नोबल्स लेते थे, या चीफ ऑफ द आर्मी। तो टीथे वाज एसोसिएटेड विथ चर्च, इट वाज द टैक्स गिवन टू द चर्च। बिल्कुल क्लियर है ना, टीथे चर्च। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन, मैंने आपको ये बताया ही, जुलाई 14, 1789 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड गुलोटीन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन एरा रिफर्स टू। गुलोटीन का मतलब क्या था? बिहेडिंग अ पर्सन, एक पर्सन का हेड को बिहेड मतलब काट देना। अवार्डिंग, किसी पर्सन को अवार्ड, मेडल देना। अगला, टैक्सिंग अ पर्सन, किसी व्यक्ति पर टैक्स लगा देना, नहीं। थ्रेटनिंग अ पर्सन, किसी पर्सन को डरा देना, बिल्कुल भी नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। एमसीक्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ख़त्म हुए। अगर आपको दूसरे एमसीक्यू देखने हैं तो आप क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको बाकी के एमसीक्यू और जो भी चैप्टर्स मैंने वहाँ पे लाइक अपलोड किए हैं वो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे अहेड।